अस्सलाम वालेकुम। एक नए हफ्ते के आगाज़ में डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, कहा जाता है कि आलमी सियासत में हैरतें कम होती हैं मगर जब कारकर्दगी मुस्तकिल हो तो तासुबात टूटते हैं। अगर अमरीकी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म ने तवज्जो अपनी जानिब खींची है तो इसका मतलब महज ताकत का इजहार नहीं बल्कि ज़ब्त, हिकमत और डेटरेंस की ज़बान है। जंग नहीं, जंग से बचाओ, तसादुम नहीं, इस्तेहकाम। और यही वो मैसेज है जिसने आलमी दारुल हुकूमतों में पाकिस्तान के बारे में संजीदा गुफ्तगू को जन्म दिया है। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स ने लिखा है कि 2025 में वॉशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म हो चुका और पाकिस्तान को फौकियत हासिल रही। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। वॉशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर भी हैं जहां उन्हें आला तरीन एजाज से नवाजा गया है। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब का किंग अब्दुल अजीज एजाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नुमाया अस्करी खिदमत, क़यादत, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी के एतराफ़ में दिया गया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसमें एडिशन ये भी कर लेंगे कि अफगान रजीम और भारत का जो गठजोड़ है वो अब पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सलामती के लिए खतरा बना हुआ है। इसको भी हम देख लेंगे और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे गुज़िश्ता दिनों ऑस्ट्रेलियन बीच पर भारतीय नैयाद दहशतगर्दों का हमला हुआ और अमेरिका के बाद अब कनाडा में एक और अफगानी दहशतगर्द की गिरफ्तारी हुई। ये महज दो अलग अलग वाक़यात नहीं बल्कि एक ख़तरनाक पैटर्न की निशानदही है जिससे दुनिया अब मज़ीद नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अफगान सरजमीन का बार बार इंतहा पसंद नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होना और भारत का मुख्तलिफ महाजों पर प्रॉक्सी हरबों से फ़ायदा उठाने का तासुर अब महज इलाकाई तशवीश नहीं रहा, ये आलमी सलामती के लिए एक वाज़ेह खतरा बन चुका है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की। एक तरफ बैरिस्टर गौहर की जानिब से हम ख्याल जमातों को जोड़ने के लिए कमेटी की तजवीज़ दी गई तो दूसरी तरफ हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया कि मौफ़ी के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये तज़ाद इस बात की अलामत है कि सियासत अभी फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन मुज़ाकरात की ख्वाहां है तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि बात आखिर किससे हो और किन शराइत पर हो। बानी PTI की जानिब से मुज़ाकरात की तजवीज़ का दोबारा मुस्तरद होना और साथ ही सड़कों पर निकलने की कॉल PTI के अंदरूनी बयानिए को मज़ीद उलझा देता है। मज़ाहमत और मफाहमत के दरमियान ये झूला नया नहीं है मगर अब इसकी कीमत कहीं ज़्यादा है। तोशाखाना 2 में सज़ाओं ने कानूनी महाज को सख्त कर दिया है और उसके असरात सिर्फ एक शख्सियत तक महदूद नहीं रहते, ये पूरी जमात के सियासी मुस्तकबिल पर साया डाल रहे हैं। नाज़रीन, आज की डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अपने पैनल का आपसे तारुफ करा देती हूँ। नासिर बेग चुगताई साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नासिर बेग चुगताई साहब, आगाज़ आपसे करती हूँ। 2025 की अगर हम बात करें तो पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी स्ट्रेटेजिक तब्दीली का साल ये करार पाया है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये कह रहे हैं वॉशिंगटन टाइम्स। उन्होंने ये दावा किया है वॉशिंगटन में इंडिया फर्स्ट सोच का खात्मा हुआ है और पाकिस्तान सबकत ले गया है, पाकिस्तान बाजी ले गया है। सर, इस पजीराई को आप किस तरह से रीड करते हैं? देखिए, एक आलमी उसूल है कि ताकत अमन की ज़ामीन है। अगर आप ताकतवर हैं तो आप अमन कायम कर सकते हैं, अगर आप ताकतवर नहीं हैं तो अमन की कई गुंजाइश ही नहीं बनती। लोग आपको आएंगे, थप्पड़ मारते चले जाएंगे। होता है, कॉलेज में होता था, ये बुलिंग होती थी। इसी तरह हिंदुस्तान बुली कर रहा था अपने तमाम साउथ एशिया के ममालिक, बल्कि आगे भी। तो पाकिस्तान ने तय किया था कि हम जवाब देंगे और ये तय हमने बहुत पहले कर लिया था। इसका मुजाहरा हम एक बार कर चुके थे जब हमने भारत के तैयारे गिराए थे। अभिनंदन साहब को चाय पिलाकर हमने खुदाफिज कहा था और वाघा के रास्ते उनको भेजा था, वो भी आपके सामने। जी। कई वाक़यात आपके सामने। लेकिन ये जो मई का वाक़या हुआ है, मई की जो 56 घंटे की लड़ाई है, वो साबित ही कर रही है कि पाकिस्तानी ताकत, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी जहानत
اور پاکستانی حکمت عملی یہ حاوی آ گئی ہے، اور ہندوستان کا وہ اشر ہوا ہے جو خود ان کا ڈیفینس چیف کہتا ہے کہ یہ میرے طیارے گرے ہیں، مگر کیوں گرے ہیں یہ تو طے کریں نا، انٹرویو ہے، آن ریکارڈ ہے، ویڈیو موجود ہے۔ تو سب ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ ایئر چیف نے کہا ہمیں سامان ہی نہیں ملا، ہمیں بتایا گیا کہ طیارے آ رہے ہیں، وہ کبھی طیارے آئے نہیں ہمارے پاس۔ اور پھر فرانس کے اخباروں نے کہا کہ طیارہ بہت اچھا ہے ہمارا، چلانے والے ان کے بیکار تھے، فضول تھے، جی ان کو چلانا نہیں آتا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہوا، یہ اس کا جا کے امپیکٹ ہوا ایک عالمی تناظر میں، عالمی اثر ہوا۔ امریکہ اتنا الگ تھلگ ملک نہیں ہے، اور ٹرمپ صاحب بھی اتنے الگ تھلگ نہیں ہیں۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، ہواؤں کا رخ اب بھارت کی طرف نہیں ہے، اب اچھی ہوائیں پاکستان میں چل رہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اور ان کے دفتر خارجہ نے اور پینٹاگون نے، آپ ٹیلنگ یو ویری فرینکلی، جی کہ پینٹاگون نے ان کو یہ ایڈوائز کیا کہ جناب پاکستان سے تعلقات ٹھیک کریں، کم سے کم برابر ہی کر لیں بھارت سے، اگر وہ نہ کریں۔ چنانچہ وہ ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر گئے، اور غیر معمولی لنچ ہوا آرمی چیف کے لیے وائٹ ہاؤس میں۔ یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن ہوا، وہ تعلقات قائم ہوئے، وہ تعلقات پلے بڑھے، اور بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تانے دیے ہندوستان کو کہ تمہارے تو 7 جہاز گرائے جا چکے ہیں، اور غالباً 71 یا 72 مرتبہ انہوں نے دہرایا اس بات کو۔ بالکل ایسے، اور ہمارے فیلڈ مارشل کو فیورٹ انہوں نے قرار دیا، بہادری کی بہت تعریف کی، مائی فیورٹ، جی مائی فیورٹ فیلڈ مارشل۔ بالکل کانگریس میں بھی صورتحال بدل گئی ہے، وہاں بھی ریپبلکن پارٹی کا ہولڈ ہے، ڈیموکریٹس پاکستان کے ساتھ ہیں یا نہیں اس کا پتہ نہیں، لیکن ممبرز ساتھ ہیں۔ جو بائیڈن کا زمانہ الگ تھا، ٹرمپ کا زمانہ الگ ہے، بش کا زمانہ الگ تھا۔ ایک زمانے میں ہم فیوریٹ نان نیٹو الہی تھے، پھر ہم وہ رہے، لیکن ہماری مراد ختم کر دی گئی۔ اب دوبارہ ہمیں F-16 کے لیے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جی ہمیں F-16 کو ریکنڈیشن کرنے کے لیے، ریویمپ کرنے کے لیے تقریباً $1 ارب کا لون دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے F-16 جہازوں کو ٹھیک کر لیں، ان کو اپ گریڈ کر لیں آپ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور بڑا واویلا مچا ہے ہندوستان میں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اپنے کارڈز بہت اچھی طرح کھیلے، صحیح۔ اور یہ کہنا چغتائی صاحب غلط نہیں ہوگا کہ جو مئی کی پاک بھارت جنگ تھی وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی ہے۔ عبداللہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ عبداللہ گل حمید صاحب، مئی کی جو پاک بھارت جنگ تھی، امریکہ خارجہ پالیسی، جو پاک امریکہ خارجہ پالیسی تھی، اس نے اس کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ اب یہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اس رپورٹ میں مزید چیزوں کو کلیریفائی کیا گیا ہے، پاکستان کی مزید پذیرائی کی گئی ہے، بہادری کی تعریف کی گئی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں سر آپ کو؟ اور پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے سر، ہمارا جو ہماری پذیرائی ہو رہی ہے سر، اس کے ساتھ ساتھ سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ یہ ہمارے پہ ایک دباؤ بھی ڈال رہی ہے کہ ہم نے اب اس معیار کو کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے، اور کنسسٹنسی کیسے ہم نے برقرار رکھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جویریہ صاحبہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک رپورٹ جو آئی ہے واشنگٹن ٹائمز کے اندر، دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکومت کی جانب سے جو ہے باقاعدہ امریکن حکومت نے جو ہے یہ چاہا ہے کہ یہ رپورٹ آئے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایسی رپورٹ شائع کرائی گئی ہے تاکہ بتایا جائے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان برف جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 2025 کے جنوری میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی کمزور سطح کے اوپر تھے، اور پاکستان کو تو کوئی کھاتے میں ہی نہیں لایا جا رہا تھا کہ یہ دفاعی طور پر اپنے آپ کا دفاع بھی کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ لیکن انہوں نے یہ لکھا کہ یہ ایک سٹننگ افیکٹ جو ہے وہ چھوڑا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر جب بنیادم مرصوص ہوا، اور سٹننگ مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک شہر کن، ایک جو ہے ششتر کر دینا، سکتے میں آ جانا کہ پاکستان سے یہ امید نہیں کی جا رہی تھی، جس سے یہ ہوا کہ بطور انڈیا کا جو رول تھا ایز اے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا، وہ بری طریقے سے ٹارنش ہوا۔ اور امریکہ نے یہ دیکھا ہے، اس سے پہلے وہ چاہتا تھا کہ
कॉर्ड ग्रुप के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर जो इंडिया है उसकी हेजमनी जो है वो बढ़े, क्योंकि जाहिर है चाइना के मुकाबले में वो उसको मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं। ये तमाम वो बातें थी जो उन्होंने ये सोची हुई थी, लेकिन जब टेस्ट आया तो इंडिया बुरी तरीके से फेल हुआ। पाकिस्तान की इस हवाले से जो फिर फील्ड मार्शल साहब का एक गैर मामूली और लंच जो है वो दिया गया प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, जो माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, तो उस लंच का भी एक टाइम मुकर्रर था जो मेरे ख्याल में अपने वक्त से भी डबल से भी ज्यादा जो है वो टाइम लिया गया। उसके बाद फील्ड मार्शल साहब की तारीफ और अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ पूरी दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हुई। ये डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट था और पाकिस्तान के हवाले से जाहिर है फिर आपने देखा कि मशरक़ वुस्ता के अंदर खास तौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी हुई, जिसका आपने कल ही देखा कि हमारे फील्ड मार्शल को जो है वो सबसे बड़ा अवार्ड जो है उनका दिया गया। और ये बादशाह अब्दुल अजीज जो सलमान है उनकी जानिब से हुक्म के ऊपर जो है शहजादा सलमान, जो शहजादा सलमान के भाई हैं शहजादा खालिद, उन्होंने ये डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने दिया। अब इसके साथ ही जो है पाकिस्तान का आप देखें कि यूरोपियन यूनियन में अचानक पाकिस्तान के हवाले से जो है दहशतगर्दी के तारीफ की जाती है कि दहशतगर्दी की जंग के अंदर पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। साथ ही साथ जो वाशिंगटन टाइम्स है वो ये भी कहता है कि पाकिस्तान ने जो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयां की उसको जो है बहुत ही कदर की निगाह से देखा गया, उनकी प्रोफेशनलिज्म को जो है बहुत जो है अहमियत दी गई। ये तमाम बातें जो है सामने अगर रखें तो आपको पता चलेगा कि इस दौरान में जो जॉर्डन के किंग हैं किंग अब्दुल्ला दोइम, वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं, बाकायदा वर्दी के अंदर आते हैं और मुख्तलिफ जो हमारी फायरिंग रेंजेस हैं टिल्ला जोगियां वगैरह उसके अंदर वो जाके जो है पाकिस्तान की जो काबिलियत है उसको सामने अपने अमली तौर पर देखते हैं। इसी तरीके से जो है हमारी ज्वाइंट मशकें जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से होती हैं, लेकिन इन सब के अंदर मेरे ख्याल में हमें चीन को भी जो है वो जरूर गौर करना चाहिए कि हमारा जो बैलेंस है वो आपको मालूम है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है वो अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में हमारा दफ्तर खारजा और बिलखसूस हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो ये चाहती है कि चीन जो है वो किसी सूरत पाकिस्तान के मुतल्लिक कोई एक गलत ख्याल जो है वो न पैदा करे। मेरे ख्याल है उसके लिए ज्वाइंट और कलेक्टिव एफर्ट्स जारी हैं और इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह चीन को हम कॉन्फिडेंस में लेके आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक F-16 का ताल्लुक है तो देखिए F-16 जो है वो तो बड़ा वाज़ेह है कि वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकते, लेकिन उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल एयरक्राफ्ट हैं जो कि भारत के खिलाफ J-10C है और JF-17 है, दीगर जहाज हैं जो हम भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और हमने किए भी हैं। अब F-16 का जो रोल है उसको जाहिर है प्रेसलर तरमीम के बाद जो है वो हमारे जो पैसे थे वो रोक दिए गए थे और जो F-16 के स्पेयर पार्ट्स और जो उनका हमें अपग्रेडेशन का देना था प्रोग्राम ब्लॉक 3 का वो हमें नहीं दिया गया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आइस इज ब्रेकिंग, मेरे ख्याल में आइस मेल्ट हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये भारत के लिए आइसोलेशन का पैगाम है। अभी जो एक बात बड़ी अहम है, मैं सॉरी टाइम ले रहा हूँ लेकिन मैं ये बात बड़ा जरूरी है करना कि यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी ही अहमियत के हामिल है, जिसके अंदर उन्होंने 5 सवाल जो है भारत से किए हैं, जिसके ऊपर उन्होंने 60 दिन का टाइम दिया है कि आप इसका जवाब दें 60 दिनों में। उसके अंदर 3 बातें बड़ी अहम है। पहली बात है कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत आप कब देंगे। नंबर 2 यह है कि पाकिस्तान का पानी रोकना जुर्म है और तीसरा जो है उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पर जो आपने हमला मई में किया था ये नाजायज था, इसकी आप कॉम्पनसेशन अदा करें या पाकिस्तान से माफी मांगे। इससे पहले यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अंदर भारत को मजहबी आजादी से के हवाले से सबसे जो है कमजोर मुल्क पाया गया और कहा गया सबसे ज्यादा मजहबी आजादी को सल्ब करने वाला मुल्क है। ये तमाम बातें शो करती हैं कि मगरिब की जो इंक्लिनेशन है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुलसी गैबर्ट जो कि CIA की इस टाइम पे चीफ हैं वो भारतीय निजात हैं और साथ ही साथ जो JD वेंस हैं उनकी बेगम जो है वो भी भारतीय खातून है। तो भारत
का इन्फ्लुएंस मौजूद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो यानी अब्दुल्ला साहब ड्रग्स यही है कि हमें इस चीज़ को एंजॉय तो करना चाहिए लेकिन हमें इजी नहीं लेना चाहिए, और यही सवाल मैं वाक़िफ़ साहब के सामने रखना चाहूँगी। वाक़िफ़ साहब, सबसे पहले तो ये वॉशिंगटन टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है इसको आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरा सर ये जो तारीफ़ हो रही है, ये जो हमें पजीराई मिल रही है मई से लेकर जब हमारा पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वो रहा, लेकिन अब हमने करना क्या है, क्योंकि हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी और भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है। तो अगला हमारा जो लाहे अमल है वो क्या होना चाहिए, पहले रिपोर्ट और फिर लाहे अमल? देखिए, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अमरीकी जरीदा जो वाशिंगटन टाइम्स है, ये पूरी दुनिया में एक क्रेडिबल जरीदा है और बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ये अखबार है। एक बात गौर करने वाली है कि ये हमेशा से इंडिया फर्स्ट का नाम लेते रहे हैं तमाम अमेरिकन। वो जो इनको भूल थी ना, वो मई में जो पाक भारत एक मुख्तसर सी जंग हुई, उसने ये साबित कर दिया कि जनूबी एशिया की जो पॉलिसी है ना, वो अब अमेरिका को तब्दील करना पड़ेगी। सही। वो जो पहले समझते थे ना कि भारत कोई बहुत बड़ा शेर है, कोई लॉयन है यहाँ पे, उनको यकीन हो गया कि वो बहुत बड़ा एक गीदड़ है, वो शेर नहीं है। ये वो बातें थीं जिनकी वजह से ट्रंप साहब और अमेरिका के दूसरे तमाम अहम इदारे और जो भी वहाँ लोग मैटर करते हैं, वो एकदम पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो गए। ये जो रिपोर्ट है ये बिला वजह नहीं बनी, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, एक पूरी बैकग्राउंड है जो पूरी दुनिया ने देखी है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया देख रही है और सब लोगों ने इस बात को वेट किया, तस्दीक की कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो तहम्मुल का मुजाहरा किया। आप एक बात जो मैं ये बात आपको जरूर बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने पहले तहम्मुल का मुजाहरा किया। भारत ने उसके ऊपर जब हमला किया, अपने मिसाइल दागे, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैरान थे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं जा रहा। बिल्कुल ऐसे शहरों के ऊपर हमने देखा, मीडिया में देखे, हमारे पास एक एक लम्हे की इंफॉर्मेशन आ रही थी। उस तहम्मुल को बहुत अहमियत मिली पूरी दुनिया में, और जब फिर पाकिस्तान का जो सब्र तहम्मुल था वो अपने अरूज को पहुंच गया और वो पैमाना जो है वो सब्र जो है वो पैमाना लबरेज हो गया, तो फिर जो पाकिस्तान ने हमला किया उसने पूरी दुनिया में ये बात साबित कर दी कि पाकिस्तान का भारत के ऊपर जो गलबा है, जो पावर है, जो उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, जो उसकी एयर फोर्स है, जो उसकी अफवाज हैं, वो बहुत अहमियत का हामिल है। और उसने भारत को जो सबक सिखाया, उसके बाद पाकिस्तान की जो ग्रेडिंग है ना पूरी दुनिया में, वो देखें कहां से कहां बढ़ गई। और वो सबसे ज्यादा ग्रेडिंग जो है वो अमेरिका में ऊपर आई। और ट्रंप जो है वो बिला वजह किसी को ना तो लंच पे बुलाता है, ना इतना टाइम देता है। There is no free lunch in America. There is no free lunch. Yes. बात ये है कि उसके पीछे एक पूरी तारीख है जो अभी हाल ही में पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान ने जो रकम की है, ये उसका रिवॉर्ड है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का जो ग्रेडिंग है पूरी दुनिया में वो कितनी ऊपर हो गई। ट्रंप का अचानक एकदम पाकिस्तान के बारे जो उनका एक नज़रिया है वो बदल जाना, और जनूबी एशिया की जो पॉलिसी में पाकिस्तान का अहम तरीन किरदार, उसने मान लिया कि पाकिस्तान के बगैर जनूबी एशिया में ना तो अमन हो सकता है और यही वो अहम मुल्क है, जबकि ये पहले सारा कुछ भारत की तरफ था। इस वक्त भारत को जितनी तकलीफ हो रही है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे जब अमेरिका में बातें होती हैं, तो आप सोचें कि उस वक्त भारतीय सियासतदानों और भारतीय हुकूमत और वहाँ की अफवाज के किस तरह सीनों पे सांप लौट रहे होते हैं कि ये हमारे सामने क्या हो रहा है। पाकिस्तान का तो ग्रेड ही बहुत ऊंचा चला गया, और बड़े बड़े जो अमेरिकी, इसके अलावा भी बड़े जरीदों ने पाकिस्तान के बारे में बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे, और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में बड़ा ही अहम उसका किरदार है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस वक्त उसका रोल है। और यही वो प्रॉब्लम थी जो भारत
भारत को बार बार उसको देखने में मिल रही थी, और जो वो चाहता था कि ये रोल कभी भी पाकिस्तान का इस खित्ते में ना आए, और भारत इसके ऊपर कब्जा करना चाहता था कि मैं ही सारे फैसले करूं, और वो गेम अब भारत के हाथ से निकल चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। गेम अब पाकिस्तान के हाथ में आ चुका। बिल्कुल सही है। चुगताई साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? फिर चुगताई साहब अगला सवाल भी आपके सामने रखूंगी। जी, दो छोटी छोटी सी बातें रहा था कि पाकिस्तान चीन को कभी नहीं छोड़ सकता। अमेरिका से कितनी दोस्ती हो जाए पाकिस्तान की, क्योंकि अमेरिका धोखेबाज है बुनियादी तौर पर। अमेरिका ने चीट किया पाकिस्तान को, कई बार चीट किया है, कई बार इमदाद रोक ली है, कई बार हार्डवेयर रोक लिया है हमारा, हमें पता है ये बात। लेकिन चीन से जो हमारे ताल्लुकात हैं बहुत डिफरेंट हैं। वो इक़्तिसादी भी हैं, मुआशी भी हैं, फौजी भी हैं, और फौजी हार्डवेयर के भी हैं। और जो हम बात करते हैं ना J-10C की और J-17 की, माशाल्लाह वो भी चीन के ताउन से बना है, हमें अमेरिका ने बना के नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाकिस्तान को आपने जुमला इस्तेमाल किया फ्री लंच, कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। जी, तो फ्री लंच का हमें ख्याल करना पड़ेगा, और ख्याल कर रहे हैं पाकिस्तानी। सही। ये जो लंच हुआ है, इसकी कीमत क्या होगी और क्या पे करना पड़ेगा, और हम क्या दे सकते हैं। सही। हम क्या दे सकते हैं? हम रीजन में अमेरिका को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। हम रीजन में अमेरिका का ताल्लुकात चीन से अच्छे कर सकते हैं। सही। हम चीन और अमेरिका और दूसरे यूरोप को करीब ला सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। बाकी हमसे कोई उम्मीद ना रखें। बिल्कुल सही है। अच्छा चुगताई साहब, अब हम बात कर लेते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, जो कि सऊदी अरब के दौरे पे हैं और उन्हें आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल अता किया गया है। सर, फिर ताने बाने सारे मिलते हैं। मई में जो पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा, और हमने देखा कि सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात थे हमारे, जो पहले ही बहुत अच्छे थे, हमारे ताल्लुकात मिसाली उस वक्त बने जब हमने एक दिफाई मुआहदा भी किया। अब जो दौरे हो रहे हैं, सऊदी अरब से डेलीगेशंस यहाँ आ रही हैं, यहाँ से हमारे हाई ऑफिशियल्स वहाँ जा रहे हैं, अब ये एजाज़ मिलना, सर किस तरह से आप देखते हैं कि अब पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना है इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, अपने मयार को मेंटेन करने के लिए? ऐसा क्या किया जाए कि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को मिले, हमारी मईशत को सहारा मिले और अवाम मुस्तफ़ीद हो सकें? सर, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ आमतौर से, फील्ड मार्शल्स डिप्लोमेसी। फील्ड मार्शल की डिप्लोमेसी है, ठीक है, हमारे वज़ीर ख़ारजा बहुत काम करते हैं, अंत तक काम करते हैं, लेकिन फ़ौज की डिप्लोमेसी जो है वो इस वक्त सर चढ़ के बोल रही है। सही। अभी हमने जिक्र नहीं किया लीबिया का। अभी जो लीबिया गए थे हम, फील्ड मार्शल साहब, और वहाँ उनका इस्तकबाल हुआ है, अगर किसी ने देखा हो वो, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। 1 मील का कन्वाय था जो प्रोटोकॉल का, जो उनके साथ चल रहा था, और इत्तलात के मुताबिक बहुत ताकतवर हम मुआहदा करके आए हैं उनसे, तकरीबन 5.6 बिलियन का, जी, कि हम उनको अपना हार्डवेयर देंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनकी फ़ौज को हम रिवैम्प करेंगे जो तबाह हो चुकी है खाना जंगी के बाद, और वो भी अमेरिका ने कराई थी, वो भी अमेरिका ने कराई थी। तो वो एक ताकतवर है। उर्दन से बात हुई अभी, गुल साहब ने बताया कि उर्दन से वो भी एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है। इसके अलावा भी हम बहुत ताकतवर मुआहदे कर रहे हैं। सऊदी अरब से ताल्लुकात तो हमारे अगर अच्छे भी नहीं होते तब भी अच्छे होते हैं, तब भी अच्छे होते हैं। वो हमसे नाराज़ हो जाता है, हमें जहाज़ देता है, फिर जहाज़ रोक लेता है, तो पता है ना आपको, ये भी हुआ है। लेकिन कुछ की वजह होती है। हमने मई में ये बता दिया कि भाई हम हैं जो रीजनल स्टेबिलिटी की गारंटी देते हैं आपको। आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हिंदुस्तान में, अरबों डॉलर लगा रहे हैं आप ऑयल फैक्ट्री वगैरह पर, तो हम जो हैं हमारे पास बहुत कुछ है। उसके बाद ही ये मुज़ाकरात शुरू हुए। मई के मुज़ाकरात तो पहले चल रहे थे हार्डवेयर वगैरह के, लेकिन उसको स्पीड अप किया गया। उसको स्पीड अप 4-5 दौरे हुए सऊदियों के और पाकिस्तानियों के एक दूसरे कंट्री में। और सर, मुआहदे से पहले हम रिकॉल करना चाहेंगे, कतर पे हमला भी हुआ था और उसके बाद फौरी तौर पे पाकिस्तान कतर पे हमला हुआ था, फिर पाकिस्तान ने
बहुत ठीक ठाक स्टैंड लिया था। जी जी ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि पाकिस्तान हर ऐसे वाक़े की मजम्मत करता है जो अमेरिका करे और मुसलमान मुल्क के खिलाफ हो, तो मजम्मत करता है वो। तो ये हुआ, ये इसराइल करे, इसराइल अमेरिका एक ही बात होती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये मुआहदा इतना ताकतवर मुआहदा है कि ये दूसरे जो इलाके ममालिक हैं, कतर हुआ, उर्दन हुआ, या खलीज के और यूएई हुआ, सब इंटरेस्टेड हैं, सब इन मुआहदों में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड हैं। उधर तुर्की है आपका, सही, तुर्की को नजरअंदाज ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ आपके लिए ड्रोन बन रहे हैं, ड्रोन फैक्ट्री ला रहे हैं पाकिस्तान में वो। तो एक बहुत बड़ा कैनवास बना है हमारी आर्मी की डिप्लोमेसी का, फील्ड मार्शल डिप्लोमेसी का। और सर जब सऊदीया के साथ ये मुआहदा हुआ था तब तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद दीगर ममालिक के साथ भी मुआहदे हुए हैं और एक अलायंस हमें लग रहा था कि बन सकता है। और अगर मुस्लिम ममालिक का ये अलायंस बन जाए तो यकीनन जो मुस्लिम ममालिक का स्टेटस है वो मजीद बुलंद भी हो सकता है। अब्दुल्ला गुल हमीद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला साहब, आप हम बात कर लेते हैं जो अफगान भारत गठजोड़ है, सर पाकिस्तान के साथ साथ खित्ते के साथ साथ पूरी दुनिया पर अब ये जो गठजोड़ है किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। अगर इसका हम पीछे बैकग्राउंड देखें तो हमने देखा कि अमेरिका में जो वाइट हाउस के करीब हमला हुआ, अफगान शहरी उसमें मुलव्विस निकला। इसके बाद हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी हमला हुआ, अब कनाडा में भी हमला हो गया है, उसमें भी अफगान शहरी मुलव्विस निकला। और ये सबको क्लियर है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं और अफगानिस्तान इस वक्त प्रॉक्सी बना हुआ है भारत की। तो सर अब ये करना क्या है? भारत जो कि मुसलसल जलील होता हुआ आ रहा है, अफगानिस्तान का कोई स्टेटस नहीं है, ये दोनों आपस में मिलकर जो हरकतें कर रहे हैं, अब पूरी दुनिया इसको किस तरह से कैटर करेगी? देखिए, दुनिया को तो मालूम है ये सारी बात का, लेकिन उसके बावजूद देखिए ना, अभी यूनाइटेड नेशन की ही रिपोर्ट की बात कर लें तो 2 दर्जन तंजीमें जो हैं दहशतगर्दों की वो अफगान हुकूमत के जेर साया पल रही हैं, ऐसा तो यूनाइटेड नेशन का कहना है। और दूसरी जानिब जो है सबको पता है कि भारत और अफगानिस्तान की यारी जो है वो बड़ी जबरदस्त जो है वो चल रही है और भारत ने स्पेशल कंसेशंस दे रखे हुए। तो एक ऐसी हुकूमत जो दहशतगर्दी को बैक कर रही हो, क्या अमेरिका का उसके साथ दिफाई मुआहदा जो है वो तशवीश का बायस नहीं बनता? तो जाहिर है यकीनन वो तशवीश का बायस बनता है। दूसरी जानिब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है एक्सपोज होते हैं, तो दूसरी जानिब बांग्लादेश के अंदर जो है पूरी अवाम जो है वो सरापा एहतजाज होती है भारत के जो मकरू रवैये हैं और जो दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी के। कनाडा के अंदर अगर आप देख लें कि कनाडा के अंदर एक आदमी जो है वो बकायदा रॉ का, जो कि उनका सिफारतकार था भारत का, वो वहां कत्ल कर गया वहां नजर सिंह को, और तमाम सबूत और शवाहिद मौजूद थे। और जाहिर है वजीर आजम उस वक्त के ट्रूडो जो थे उनको ये कहना पड़ गया। लेकिन फिर उस आदमी को जाने क्यों दिया कनाडा से? क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड जो है वो तो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आप कैनेडियन सॉइल के ऊपर कोई इलीगल एक्टिविटी करेंगे तो फिर आप डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी है वो आपके लिए काम नहीं आएगी। तो फिर ये भी हमें देखना चाहिए है। इन सब के बावजूद जो है हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारत को कॉर्नर करना चाहिए वो उस अंदाज में नहीं हो रहा। हाँ, सही। जैसे अभी हम पाक अमेरिका के ताल्लुकात की बात कर लें तो वाकई नो फ्री लंच। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान एक दफा फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने जा रहा है और वो स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो फिर दूसरी जानिब जो है, क्योंकि इंडिया जो है वो तो नेचुरल एलाई है उनका, मार्को रूबियो हो गए या फिर माजी के अंदर क्लिंटन हो गई, हिलरी क्लिंटन, या फिर कॉन्डोलीजा राइस हो गई, तमाम के तमाम जो थे वो भारत के गुण गाते हुए नजर आते थे। और भारत के साथ अभी भी ये जो 10 साल का जो मुआहदा किया गया है ये देखना बड़ा जरूरी है। एक तरफ अमेरिका जो है वो चाइना के खिलाफ जो है वो खड़ा हुआ है, सबको वाज़ेह मालूम है। दूसरी जानिब जो है वो भारत के अलावा इस रीजन में और कौन है जो इंडिया का जो अमेरिका का इंटरेस्ट फॉलो करेगा चाइना के अगेंस्ट? तो चाइना के अगेंस्ट तो कोई नहीं खड़ा हो रहा फिलहाल। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान कभी भी ये सोच भी सकता है, क्योंकि हमारी ये पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है। तो फिर देखना यह है कि अमेरिका हमसे चाहता क्या है, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि जो इस टाइम पे जो नेक्सस है वो 3 मुल्कों का है, 2 मुल्कों का नहीं है। एक तो भारत है, एक अफगानिस्तान है और तीसरा इजराइल है, जिसने बाकायदा जो है वो ईरान को एक दफा तो फिर आइसोलेट करने की बात कर रहा है।
اور نیتن یاہو یہ بات کر چکا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار وہ نہیں رہنے دے گا. اس نے کہا ہے کہ یہ اٹ از تھریٹ ٹو دا اسٹیٹ آف اسرائیل. تو یہ بات بھی ہمیں جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ امریکہ کا لاڈلا ہے, جس طرح سے چغتائی صاحب نے کہا. تو مقصد یہاں صرف یہ ہے کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے. دنیا کے اندر نئے الائنسز بنیں گے اور دنیا کے اندر پرانے الائنسز ختم ہوں گے. ہمارے مزید پاکستان کے اندر یہ خواہش ہے, لوگوں کو, عالم عرب کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ان کو پروٹیکشن دے سکتا ہے, حقیقی معنوں میں پروٹیکشن دے سکتا ہے. کیونکہ دنیا اسلام کی 3 بڑی قوتیں ہیں, ایک پاکستان جو کہ نیوکلیئر صلاحیت رکھتا ہے, دوسرا ترکیہ جس کی ڈیفنس انڈسٹری بہت بڑی ہے اور بڑی ماہر فوج ہے, اور تیسرا جو ہے وہ ان کا مصر ہے. تو یہ 3 ممالک جو ہیں وہ ان کے سامنے ہے. ترکیہ کا سٹانس جو ہے وہ مختلف ہے بالکل امریکہ کے سٹانس سے. دوسری جانب جو ہے مصر جو ہے وہ ذرا پرو امریکہ جو پالیسی ہے اس کو ٹو کرتا ہے, اور جو پاکستان ہے وہ ابھی تک تو پاکستان از انپریڈکٹیبل. ابھی تک پاکستان کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دے وانٹ ٹو لیور ان پاکستان, وہ ہارنس کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو کہ کسی صورت جو ہے ہمارے ساتھ مذاکرات ہوں, کیونکہ طاقت ہے اصل چیز جو دیکھیں نا, دنیا میں جو لوگ اکانومی کی بات کرتے ہیں, اکانومی بھی تب ہوتی ہے جب آپ کی ملٹری جو ہے وہ مائٹ موجود ہوتی ہے. اگر ملٹری مسل نہ ہو تو آپ کی اکانومی کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. اس لیے ضرورت اس بات کا ہے کہ ہمیں جو انٹرنیشنلی دیکھیں نا, میں مان رہا ہوں کہ امریکہ ایک ریالٹی ہے, لیکن کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پہ ہمیں بات کرنی چاہیے, اور یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. واقعی صاحب, امریکہ آخر ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اور پھر وہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے عبداللہ صاحب نے بھی کہا کہ جس طرح سے بھارت کو کارنر کر دینا چاہیے اس طرح سے بھارت کو کارنر نہیں کیا جا رہا, اور دہشت گردی جو اب پوری دنیا پر ہم دیکھ رہے ہیں مسلط ہو رہی ہے, زہرا زرین اس میں افغان شہری ملوث نکل رہے ہیں. پہلے تو افغانستان کو سوچنا چاہیے, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, a man is known by the company he keeps. یہاں یہ بات ہے کہ a country is known by the company he keeps. اب بھارت پوری دنیا میں اپنی دہشت گردی کی وجہ سے مشہور ہے. آپ دیکھیں کہ کشمیر میں کس طرح بھارت نے ایک جعلی ڈرامہ رچایا تھا دہشت گردی کا, اور وہ ہی واپس اس کے گلے پڑ گیا. تو اس وقت افغانستان جس طرح بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور اپنا نام پوری دنیا میں بدنام کر رہا ہے, اس کا سبق وہ کبھی نہ کبھی ضرور سیکھے گا. آپ دیکھیں کہ ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو سلوک افغانستان کر رہا ہے, اب پیچھے سے بھارت کر رہا ہے, آگے سے بدریہ افغانستان ہو رہا ہے, تو اس میں بدنامی افغانستان کی ہے. لیکن اس کے باوجود دنیا میں گراف پاکستان کا اوپر جا رہا ہے. اب افغانستان میں اگر ذرا بھی عقل مندی ہوتی تو وہ اپنے مسلم ملک جو اس کا ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے واقعات نہ کرتا اور ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا. اور اس خطے کے اندر خاص طور پر مئی میں جو پاکستانی جو ہماری مسلح افواج نے جس طرح حملہ کر کے ناک چنے چبوائے بھارت کو, تو اس کے بعد اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی میرے مسلم ملک بھائی نے یہ سب کچھ کیا, میں ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں. they are not wise enough. یعنی امریکہ جیسا ملک یہ دیکھ کے اس نے ہمارے لیے اپنی پالیسی کو چینج کر لیا, لیکن افغانستان جو ہے وہ مزید آگے جا رہا ہے. افغانستان آخر کار راہ راست پر آئے گا. آج آپ یہ بات میری لکھ لیں, یاد کر لیں کہ افغانستان آخر کار پاکستان کے ساتھ ملے گا. اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. کیوں؟ بھارت ہمیشہ اس طرح کے ممالک کو استعمال کرتا ہے فار دی ٹائم بینگ. اس وقت افغانستان ان کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے, اور جب وہ مکمل استعمال ہو کے وہ ختم ہو چکے گا, جب وہ کارتوس چل جائے گا, وہ بیکار ہو جائے گا, تو بھارت اس کو خود بخود اپنے سرکل سے نکال دے گا. تب افغانستان کو یاد آئے گا کہ میں نے پاکستان اپنے ہمسایہ بھائی ملک کے ساتھ
کیوں اتنی زیادتیاں کی ہیں. تو اس وقت جو دنیا کا انٹرنیشنل سینیریو ہے اس میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دے دی ہے کہ میرا خیال ہے شاید ہی کبھی میری تو کم از کم اس پوری جرنلزم کی ہسٹری جب سے میں نے شروع کیا تو میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کسی ملک کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رائز دیا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہے سچائی پر کھڑا ہوا, اس نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, کبھی پہل نہیں کی, اور یقیناً اس کا کریڈٹ ہمارے جو سپاہ سالار ہیں فوج ان کی قیادت کو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. ناظرین ہمیں بریک پر جانا ہے, بریک کے بعد ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں گے. دے آر ویری کنفیوزڈ, انہیں سمجھ نہیں آئی کہ مزاحمت کرنی ہے یا ہم نے مفاہمت کرنی ہے. دوراہے پر کھڑی ہوئی یہ جماعت ابھی نظر آ رہی ہے. کیا کنفیوژن ہے اور یہ کنفیوژن دور کیسے ہوگی, پینل سے جانیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی ہم بات کرتے ہیں. توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ آیا ہے, سزائیں سنا دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ہم خیال جماعتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, ایک کمیٹی بناتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹویٹ آ جاتا ہے بانی کی طرف سے اور اس میں پھر وہی بات کی جاتی ہے جو وہ پہلے کرتے تھے. اور اب حکومت یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو مذاکرات ہم ایک شرط پہ کریں گے کہ اگر آپ 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگے. یہ شرط انہوں نے سامنے رکھ دی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی کلیئر ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے؟ ناصر بیگ چغتائی صاحب سے یہی سوال کرنا چاہوں گی. چغتائی صاحب, پاکستان تحریک انصاف آخر اتنی کنفیوژن کا شکار کیوں ہے؟ اگر انہوں نے مفاہمت کرنی ہے تو ایک سائڈ پہ ساری جو جماعت ہے وہ مفاہمت کی بات کرے, اگر انہوں نے مزاحمت کرنی ہے تو پھر کوئی بھی مفاہمت کی بات نہ کریں, سارے ڈٹے رہیں کہ ہم مفاہمت نہیں چاہتے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ہمیشہ مجھے کوئی لفظ دے دیتی ہیں جس سے مجھے آئیڈیاز آتے ہیں. آپ تو کئی جماعت, وہ ایک جماعت نہیں ہے, وہ کئی جماعتیں ہیں. وہ پی ٹی آئی پشاور ہے, پی ٹی آئی اسلام آباد ہے, خیر کراچی تو ہے ہی نہیں سرے سے. پی ٹی آئی لاہور ہے, لاہور میں گروپ ہے, لاہور میں عائل حمزہ اور اسلام آباد کے سلمان اکرم خواجہ کا ٹکراؤ ہوتا ہے. آج کوئٹہ میں امجد نیازی صاحب تشریف لے گئے تھے, ان کا بڑا استقبال ہوا ہے اور وہاں جھگڑا ہو گیا آپس میں کہ کس کی گاڑی میں جائیں گے. وہ جس پارٹی میں اس بات پہ جھگڑا ہو جائے کہ مہمان کس کی گاڑی میں جائے گا, وہاں کیا ہوگا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے کہا اچکزئی صاحب کو بھی خراب کر دیا نا. اچکزئی صاحب اور راجہ غلام عباس صاحب, علامہ غلام عباس صاحب, وہ آپ کے لیڈر ہوں گے, وہ تحریک چلائیں گے, جو وہ کہیں گے وہ حرف آخر ہوگا. لوگوں نے مان لیا, لوگ ان کے پیچھے چل دیے, اور وہ کوئی دائیں طرف جا رہا ہے, کوئی بائیں طرف جا رہا ہے. کسی نے کہا ہم جالب کی نظم سناتے ہوئے جائیں گے, میں نہیں مانتا کالے دستور کو. لوگوں نے یہ مان لیا, لیکن نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا. اور اب یہ عالم ہے کہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور خان صاحب کا ٹویٹ آتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو کہ تم تیاری کرو مزاحمت کی اور تحریک کی. تو اب یہ تو ٹکراؤ ہے اس طرح کا کہ جب یہ آ گیا, یہ لکھا ہوا آ گیا, تو بیرسٹر گوہر کہے گا کہ جو خان صاحب کہتے ہیں وہی کریں گے, سلمان اکبر راجہ بھی وہی کریں گے. پھر جو تحریک تحفظ پاکستان بنی ہے, اس میں مجھے بڑا شک ہوتا ہے, اس کے نام پہ بڑا شک ہوتا ہے آئین پاکستان, کہ اس میں بھی آپس میں مسئلہ ہے. مولانا فضل الرحمان نہیں مانتے اس کو, وہ نہیں جا رہے ان کے پاس, وہ ان کے تقریبات پہ, ان کے اجتماعات پہ نہیں جا رہے. ملاقاتیں ضرور کرتے ہیں, وہ بہت مہمان نواز شخصیت ہیں, ملاقاتیں کر لیتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ابھی تک یکسو نہیں ہو پائی ہے, بلکہ مزید بکھر رہی ہے, مزید منتشر ہو رہی ہے. توشہ خانہ کے بعد اور مسائل پیدا ہوئے ہیں, نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے. اور 9 مئی کے بعد دیکھیں لاہور کی دکھ رہے ہیں صورت حال آپ, کہ لاہور کے قیدیوں سے کون ملاقات کرنے گیا پی ٹی آئی کے وکیلوں میں سے؟ شاید کسی نے ایک آدھ بار کر لی ہوگی, اسلام آباد سے کوئی نہیں گیا, کسی ان کی خیریت دریافت نہیں کی, اور وہ خط لکھتے رہے کہ مذاکرات کریں, بات چیت کریں. پہلا خط آیا, دوسرا خط, لیکن کسی نے ان کو لفٹ نہیں کرائی. تو میرا اب تک خیال یہ ہے کہ بہت کمزور جماعت ہو چکی ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی حمایت حاصل ہے, نیچے عوام کی حمایت حاصل ہے, لیکن حمایت اس وقت تک بیکار ہے
जब तक पार्टी बन के सामने ना आए, और ये पार्टी नहीं बन रही। सही ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नसीर वाक़िद साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो पार्टी पॉलिसी है, क्या वो इस जमात में से कोई अहम रहनुमा तय कर रहा है या फिर बानी के ट्वीट्स इस पार्टी की पॉलिसी को तय कर रहे हैं? क्योंकि बयान कुछ और आता है, लगता है सुधार आने लगा है, बेहतरी आने लगी है, फिर से एक ट्वीट आ जाती है, और ट्वीट्स को हैंडल कौन कर रहा है जमात के अंदर से ये भी किसी को नहीं पता, सिर्फ बानी को पता है। अच्छा देखें, मेरा तो ये ख्याल है कि अगर हुकूमत भी ये चाहती है और बाकी सियासतदान भी ये चाहते हैं कि कोई वाज़ेह सूरत हाल निकल आए और ये पता चल जाए कि पीटीआई ने करना क्या है जी, तो मेरा ख्याल है कि 2-4 लोगों को बानी पीटीआई से मिलवा दें और उनको कहें कि जनाब आप उनसे इजाज़त ले आएँ कि आपने तहरीक चलानी है, आपने हमसे सुलह करनी है, मफाहमत करनी है, मज़ाहमत करनी है, एक चीज़ पे फाइनल कर लें। उनके पास इतना बड़ा अच्छा बहाना है कि जनाब हमारे जो रहबरो रहनुमा हैं वो तो अंदर बैठे हैं, उनसे पूछे बगैर तो हम कोई काम कर नहीं सकते। तो इस वक्त जो पीटीआई की सूरत हाल है ना, वो ये है कि बानी पीटीआई जो हैं वो तो मुज़ाहमती तहरीक पे यकीन रखते हैं। अच्छा, तो फिर वो नामजद क्यों करते हैं लोगों को कि आप मुज़ाकरात करें? हाँ, अच्छा, उनको कम से कम जाकर ये बताएं कि बाहर का मौसम बदल चुका है, जब आप अंदर गए थे तब पीटीआई के हालात और थे, हवाओं का रुख बदल, हवाओं का रुख बदलना, उनको कम से कम बताया जाए कि जनाब एक टेबल पे बैठने के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है, वरना आपको पता नहीं कितने साल जेल में रहना पड़े। शायद उनके ख्याल में आ जाए कि यार हम कोई मुफाहमती तरीका दरमियान में बैठ के निकालने और मैं भी बाहर आ जाऊं। और फिर जो हम बात करते हैं मकसद के लड़ने के लिए मैदान में रहना बहुत ज़रूरी है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि देखिए, आपने रिंग में होंगे तो आप लड़ेंगे ना, अगर आप रिंग से ही बाहर हैं तो आप किस तरह किसी चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं? फिर तो आपका कोई हाल नहीं है। तो असल प्रॉब्लम पीटीआई में ये हो रही है कि ये अपने तौर पर जब भी कोई फैसला करते हैं ना, ये बाहर गौहर साहब या दूसरे सलमान अकरम राजा, थोड़ी ही देर बाद कोई ट्वीट आ जाता है, कहीं से उनको मैसेज आ जाता है और वो किया धरा सारा सिफर हो जाता है, और फिर वो अलग से काम शुरू कर देते हैं कि जी अंदर का इंतज़ार करें, वहाँ से क्या जवाब आता है, क्या हुक्म आता है, उस पर हमने चलना है। यही प्रॉब्लम है कि पीटीआई 2-3 साल से जिस मुसीबत का शिकार है और जिसकी वजह से वो बिखरी हुई है, आप देखें वो इकट्ठे। अच्छा चलें, अब ये जो केओस है इसमें से निकालने के लिए क्या कोई मसीहा आएगा? अब्दुल्ला गुल हमीद साहब से पूछ लेते हैं। अब्दुल्ला साहब, एक शख्स जिसके बारे में बड़ी कयास आराइयाँ भी हो रही थी और हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ केसेस से उनको बरीयत भी मिल रही है, नाम है उनका शाह महमूद कुरैशी साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पर तकिया कर सकती है? और क्या अगर वो बरी हो जाते हैं तो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इस मुसीबत से पार्टी को निकाले? लेकिन सवाल ये भी है कि कोई कबूल उन्हें करेगा? अच्छा, गुजारिश इसमें यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर तहरीक इंसाफ का सबसे पहली बात यह है कि बयानिया है क्या। वो बयानिया तो पता चले ना आवाम के सामने। वो अमेरिकन मुखालफत है, वो अमेरिकन सिफारिश है, वो साइफर है, वो सियासत का निज़ाम के खिलाफ है, वो इंसाफ के तकाजे हैं, यानी कि जो जज आपके हक में फैसला दें वो अच्छे हैं, जो आपके मुखालफत में दें वो बुरे हैं, जो आपका जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से स्टांस है वो क्यों है, किस लिए है, किसकी ईमा के ऊपर है, आपके अंदर पार्टी के अंदर जो एक बिखरा हुआ सिस्टम मौजूद है। फिर जो आपकी बहनें हैं वो तो पार्टी के अंदर कोई ओहदा नहीं रखती लेकिन पार्टी के मामलात पूरा चलाती हैं। यही काम बुशरा साहिबा का भी था कि ओहदा कोई नहीं था लेकिन वो पार्टी के मामलात चलाती थी। अली अमीन गंडापुर अच्छा है या जो है इस टाइम पे विलन है, हीरो था कभी अब वो विलन बन गया है। जो इस टाइम पे सोहेल खान आफरीदी हैं उनकी तरजीहात सूबे की तरफ होनी चाहिए या पार्टी की सिर्फ क़यादत से मुलाकात करने के लिए होनी चाहिए? ये वो बातें हैं जो अवाम में उनको गैर मकबूल कर रही हैं। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर मुतअद्दिद धड़े बन चुके हैं। दूसरी बात यह है कि उनके अपने जो चेयरमैन हैं उनके हवाले से ये मौक़िफ़, जैसे अभी ट्वीट का बात की गई कि ट्वीट आखिर चलाता कौन है, कहां से, जेल से तो हो नहीं रहा, पाकिस्तान से चल नहीं रहा, तो फिर किस मुल्क से चल रहा है और किस तरह चल रहा है और क्यों कर चल रहा है, ये बात है। तो क्या देखे ना, कोई रेहन के अंदर किसी ने चिप तो फिट नहीं की हुई। अगर यहाँ पे मुलाकातें भी नहीं हो रही हैं तो जो ट्वीट कर रहा है उनको उसको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिल रही हैं, दिमाग कहाँ से आ रहा है?
उसको वहीं से इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं जहां 9 मई पे बताया गया था कि आपने GHQ पे हमला करना है, आपने ISI हेडक्वार्टर पर हमला करना है, आपने जो है कोर कमांडर हाउस को जलाना है, आपने चागी के पहाड़ों को नजर आतिश करना है, आपने जो है वो एविएशन जो एयरफोर्स बेस हैं उन पर हमला करना है। उनको वहीं से इंस्ट्रक्शन मिल रही है जहां से शेख मुजीब को मिला करती थी इंस्ट्रक्शंस। आपको याद ही होगा शेख मुजीब को जहां से इंस्ट्रक्शन मिलती थी वहीं से इंस्ट्रक्शंस आज भी आ रही हैं। नहीं है तो ये कोई इतना बड़ा मुहिम्मा तो नहीं है ना। सिंपल सी बात है कि ट्विटर कौन चला रहा है, कौन है वो शख्सियत जो बिल्कुल एग्जैक्टली उनकी सोच को जो है वो सामने रख रहा है। अब देखें जहां तक ताल्लुक है शाह महमूद कुरैशी साहब का या ये जो तहरीकें चलाने की बात, तो तहरीकें तो इन्होंने जो है वो छोटी ईद के बाद भी चलाई थी। फिर वो क्या हुआ, वो टाइम टाइम फिश हो गई। फिर उसके बाद बड़ी ईद के बाद चलानी थी। फिर महमूद खान अचकजई साहब जो थे वो उन्होंने अलम संभाला था, लेकिन फिर वो अलम का क्या बना ना महमूद खान साहब का पता है, ना अलम का पता है, ना तहरीक का पता है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने अब मजीद जो देखिए असल मसला ये है कि आप अपनी गवर्नेंस मॉडल को दुरुस्त करें, अपनी पार्टी के अंदर जो छुपी हुई काली भेड़े हैं जो भी हैं उनका आप सद्देबाब करें, रियासत मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को खत्म करें, अपने बयानिए को वाजे करें। आप किसको चोर कहते हैं, किसको डाकू कहते हैं, किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं, पहले पता तो चले कि इमरान खान चाहते क्या है, चाहते क्या है, बिल्कुल ये पता करना बहुत जरूरी है। नासिर बेग चुगताई साहब, आप अग्री करते हैं जो पॉइंट आउट किया है अब्दुल्ला साहब ने कि ये चीजें आइडेंटिफाई होनी चाहिए और उसके बाद इसको रेक्टिफाई होना चाहिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैंड करना चाहती है तो? नहीं, होना तो बहुत कुछ चाहिए। होना तो ये भी चाहिए कि एतराफ़ करें कि पंजाब असम्बली और केप असम्बली तोड़कर गलती की थी। असल में ये हुकूमत बड़ी कमज़ोर हुकूमत है। ये इसने अभी तक आयन शिकने का मुकदमा नहीं चलाया इनको ऊपर, तो ये भी होना चाहिए। चले अपनी पार्टी को साफ कर लें, क्लियर कर लें, पार्टी बना लें, पार्टी में इंतखाबात करा लें। सियासी कमेटी बनी है, उसमें गंडापुर नहीं है। आयन कमेटी बनी है, अब वो उसका इजलास नहीं हो रहा। जब तक आयन की कमेटी नहीं बनेगी तब तक PTI की सरकारी पोजीशन क्लियर नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन उनको पार्टी तस्लीम नहीं करेगा। तो ये बहुत से मसाइल हैं उनके साथ। मेरा अपना समझना ये है कि खान साहब अभी तक मुज़ाहमत के मूड में हैं। सही, खान साहब को सब पता है कि बाहर क्या हो रहा है। बिल्कुल होता है, जेल में होता है वाक़यात कि जेल में आपको इतना मिलती रहती है सियासी लीडरों को, तो उनको पता है कि बाहर क्या हो रहा है। बहनों को वो टास्क देते हैं, एक देते हैं टास्क बैरिस्टर गौर को, एक देते हैं रीमा खान को, एक देते हैं दूसरी बहन को, और तीनों का जो कंट्राडिक्शन बनता है वो फिर आपके सामने आता है लड़ाई की शक्ल में, फसाद की शक्ल में। अब मेरा अपना कहना ये है कि जब तक PTI अपने कदमों पे खड़ी नहीं होगी, जब देखिए आइडियली तो ये होना चाहिए था कि बंदा जेल में है, आप एक पार्टी बनाएं, एक तंजीम बनाएं, एक बनाएं कंसोर्शियम जो फैसले करे, एग्जैक्टली जो फैसले करे, और उसके बाद उन फैसलों पर अमल हो, और खान साहब को वो फैसले तस्लीम करने चाहिए। लेकिन ये देखें ना, जब खान साहब बाहर थे तो क्या तय हुआ था? मखदूम शाह महमूद के मुज़ाकरात हुए गवर्नमेंट से, और इंतखाबात की डेट मुकर्रर कर दी गई कि शाह साहब ये डेट होगी इंतखाबात की, और उसके बाद हम चले जाएंगे। सही, जो आए वो आके रहिए। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। बहुत माजरत साथ चुगताई साहब, हमारे पास टाइम कम है। वाक़ई साहब, आप क्या समझते हैं अब हल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो रहा है इसको पॉलिटिकल इमेच्योरिटी कहेंगे या कुछ और? एक तो अब्दुल्ला गुल साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दिलों में ना हमीद गुल साहब बसते हैं, और उनका नाम जो है वो कुदरती तौर पर हमारी ज़ुबान पे आ जाता है। यकीन करें कि मेरे तो वो इतने बड़े फेवरेट हैं, और मैं उनका इतना शदाई हूँ कि जवेरिया ने उनका नाम लिया है तो यकीन जाने कि मुझे पता नहीं कितनी यादें आ गई हैं। अच्छा, अब आपने क्या सवाल किया मुझे ज़रा सर? मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या रास्ता बचा है, और जो हो रहा है ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है या कुछ और कहेंगे आप? देखिए, PTI के पास एक ही रास्ता है, और जो सारी दुनिया उनको कह रही है, और वो है मुफाहमत का रास्ता। मैं आज ये बात दोबारा एक दफ़ा कहना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों को बानी PTI से मुलाकात का सेफ रास्ता दे दिया जाए अंडर कमांड कंट्रोल, कोई ऐसी वहाँ बातचीत ना हो जो मुल्क कौम
قوم اور ہماری مسلح افواج کے خلاف کوئی بات کریں تو ان سے چلیں انسٹرکشن لے لیں, ان سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بھئی کم از کم ان کا وہ اعتراض تو ختم ہو کہ جی ہماری جو ہدایات دینے والی جو قوت ہے, جو پاور ہے, وہ تو جیل میں بیٹھی ہوئی ہے, لہذا ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, نہ ہم مذاکرات کر سکتے ہیں, نہ ہم کسی سے صلح کر سکتے ہیں, نہ ہم کسی سے جنگ کر سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ دینا چاہیے تاکہ ملک کے اندر یہ جو ایک گو مگو کی حالت ہے, یہ جو ایک بے چینی ہے, یہ کم از کم ختم ہو جائے. یہ سیاسی ابتری جو ہے نا, یہ اس ملک کو لے ڈوبے گی. اچھا, حکومت کو درمیانی راستہ دینا چاہیے. عبداللہ صاحب, درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ حکومت تو کہہ رہی ہے معافی مانگ لیں, مذاکرات کر لیتے ہیں, بات سن لیتے ہیں. پہلے تو باغا صاحب کا بہت شکریہ محبتوں کا, میں بڑا ممنون ہوں. دیکھیں حکومت جو بھی کہہ رہی ہے, لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے پڑیں گے, کیونکہ ان کا کانفیڈنس جو ہے, جو مقتدر حلقے ہیں ان کے اندر بری طریقے سے متاثر ہوا ہے, کیونکہ وہ ایک تو پہلی بات یہ چیز جو ہے اس کو تشتش بام کر دیتے ہیں اور بہت ہی امیچور انداز میں ہوتا ہے, کوئی چیزیں صیغہ راز نہیں رکھی جاتی, اور مستقل ایک دن اگر وہ اچھی بات کریں گے تو 2 دن جو ہے وہ پھر ریاست مخالف بیانیہ لے کے چل پڑیں گے, جس سے میرے خیال میں ایک اعتماد سازی کی فضا جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, متاثر نہیں ہوئی. دوسری جانب جو ہے وہ ان کو سیاست کے اصولوں پہ کام کرنا چاہیے. جو منجھے ہوئے سیاستدان ہیں جو درمیان کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں, ان کی طرف توجہ دیں اور ایک درمیانی راستہ نکال کے, کیونکہ سیاست جو ہے گیم آف پاسبلٹیز اینڈ پروبیبلٹیز ہوتی ہے. تیسری جانب جو ہے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی ریاست مخالف جو بیانیہ ہے ان کا, اس کو فوری ختم کر دیا جائے اور ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیے جائیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ صوبے کی گورننس کو بہتر کرنے کے اندر خاص طور پہ ٹیررزم ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کریں تاکہ صوبے کے حالات بہتر ہوں. ان سب کے کہنے کے باوجود وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ انہی بنیاد کے اوپر, جھوٹ کے اوپر اور صرف ایک فساد کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے. جو بھی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا یہ کوئی جینوین مقصد تھا, لیکن اب حالات ایسے بن گئے ہیں کہ انہوں نے اس کو اپنی کوئی حالات اب بدل چکے ہیں اور اب پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. عبداللہ حمید گل صاحب, نصیر واگا صاحب اور ناصر بیگ چغتائی صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.